आज के वीडियो में हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत पहले से हल्ला कर रहे थे कि हिस्ट्री होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि एक विषय पूरा हो जाए तभी ना आगे पढ़ाएं, तो इसलिए इंग्लिश को हम इनसे नोट्स पूरा कर दिए हैं। अब आज हिस्ट्री लिए, हिस्ट्री में हमारा विषय है, चैप्टर है पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद, अर्थात यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ। तो उससे पहले हम लोगों को ये जानना है कि राष्ट्रवाद है क्या। पहले बच्चों को जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ये परिभाषा दिया कि, लेकिन इसको और समझने के लिए आपको जानना होगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, देशभक्ति है, इसको कहते हैं देशभक्ति। प्यारे बच्चों, एक ज़माना ऐसा था जिसमें देशवासियों में, दुनिया के देशों में, दुनिया के जितने देश हैं सभी देश में रहने वाले लोगों में अपने अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद नहीं थी, देशभक्ति नहीं था। तो किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना पैदा हुआ, तो कहीं अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन होने से लोगों में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। इसमें बड़े बड़े महापुरुषों का योगदान भी माना जाता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। पहले संस्कृत में भी लिखा गया है कि लोग कहा करते थे, को नृप हो ही हमें का हानि, मतलब राजा कोई होवे हमको की हानि है, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन यह स्थिति, यह परिस्थिति सदैव नहीं रहा। एक ऐसा समय आया जिसमें स्थितियाँ बदल गई, परिस्थितियाँ बदल गई, लोग राष्ट्र के प्रति सोचना शुरू कर दिए। और आज देखिए, देशभक्ति भावना इतनी बढ़ गई, इतनी उत्तरोत्तर हुई कि आज उस पर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति हंसते हंसते देते हैं। तो यही आज जानना है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कैसे हुआ, बीजारोपण में बीज कैसे बोआया और किन लोगों का योगदान रहा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि यूरोप में ही राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो गया था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत हो गया। फ्रांस में क्रांति हुई जिसको कहा जाता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले फ्रांस में हुआ राष्ट्र के प्रति सोच विचार, राष्ट्र के प्रति सोचना, राष्ट्र का एकीकरण करना, यह
1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पैदा हुआ और 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी बड़ा युगांतकारी हुआ। शायद बच्चों को ज्ञान होगा कि फ्रांसीसी क्रांति एक युगांत क्रांतिकारी कहिए, फ्रांसीसी क्रांति एक युगांतकारी घटना थी। फ्रांस में लुई 16वां का शासन काल था। लुई 16वां बड़ा अत्याचारी था। देखिए भाई, कोई चीज़ अति हो जाता है तो उसका अंत होता है, और अति से अंत होता है तो एक नए स्वरूप, एक नई परिपाटी को जन्म देता है क्रांति। क्रांति का मतलब ही होता है परिवर्तन। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 16वां था, जो बहुत अत्याचारी था, बहुत बड़ा अत्याचारी। अत्याचारी सब राजा थे, लेकिन वो बहुत एक्सेस हो गया, तो उससे आम जनता में, फ्रांस की आम जनता में विद्रोह की भावना भर गई। पहली बार विद्रोह हुआ। पहले लोग ये नहीं जानते थे, दुनिया के लोग, कि जनता को भी विरोध करने का अधिकार है, जनता को शासन करने का अधिकार है। ऐसा फ्रांस में आम जनता को आभास हुआ। वो परिस्थितियां पैदा हुई। फ्रांसीसी राजा लुई 16वां और उसकी पत्नी जो मेरी अंतोयनेत थी, वह भी अत्याचारिणी थी, कुकर्मी थी। तो इससे जनता पर तरह तरह का अत्याचार किया गया, जिसको सहा। लेकिन सहने की भी सीमा होती है। जब बहुत सीमा से पार कर गए तो वहाँ की जनता पहली बार राजा के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, जिससे दबा दिया गया। लेकिन बार बार अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए जो संघर्ष किया, तो वहीं पहली बार क्रांति हो गई। मतलब राजा अलग और जनता अलग, दुनिया में पहली बार ऐसा। और जब क्रांति हुई इस तरह का, तो एक नई परिपाटी का जन्म हुआ, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। उसी के साथ धीरे 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 दुनिया के विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। उसी क्रम में अब और देखकर जानिए कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण का भी बड़ा योगदान माना जाता है। अर्थात फ्रांस में जब क्रांति हुई, लोग जगे, राजा के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। उसके पहले जनता को कोई अधिकार नहीं था। पता होगा, बोलने का भी अधिकार नहीं था। विरोध में, राजा के विरोध में कोई बोल नहीं सकता था। ये सिस्टम था। मतलब राजा जो कहे वही सही होता था। राजा अगर दिन अगर कहेगा रात, तो मानना पड़ता था, हाँ रात। रात को दिन कहेगा तो भी मानना पड़ता। सबको ये सुनाना, मैंने खाता ने बही, और राजा जो कहे सो सही। यही तरीका था पहले। तो इसके विरुद्ध पहली बार फ्रांस में क्रांति हुई, मैंने संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, से परिवर्तन हो गया। और उसके बाद
हमारे एक बड़े हीरो आए, नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए अपनी अहम भूमिका अदा किया। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर में परिवर्तन हुआ और राष्ट्रवाद की भावना सामाजिक परिवेश से बाहर अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बन गई। मतलब राष्ट्रवाद की भावना आम जनता में पनपने लगी, चर्चा होने लगा। पहले चर्चा का विषय नहीं था, तो फिर चर्चा होने लगा कि राजा इस तरह से अत्याचार करता है तो जनता का क्या कर्तव्य बनता है। तो लोग यही सोचने लगे कि राजा का विरोध होना चाहिए, लेकिन पहले राजा का विरोध कभी नहीं होता था। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन बोनापार्ट ने उसी क्रांति से प्रेरणा लेकर नवयुग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन ने अपनी बुद्धि, ताकत के बदौलत जर्मनी और इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसमें इटली को एकीकरण का कार्य करना प्रारंभ किया। अब समझना है कि एकीकरण क्या है। तो देखो भाई, उस जमाने में 1789 ईस्वी के पहले और उस तक देश के, जो अभी देश उस तरह का देश नहीं था। देश विभिन्न राज्यों में बटे हुए थे। हर राज्य का अलग अलग राजा हुआ करता, अनेक क्षेत्र में बटा हुआ। जैसे भारत से ही समझिए, भारत में लगभग 600 देशी राजा थे और वे लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे। एक दूसरे का उससे कोई जो है मतलब नहीं रहता था। ठीक उसी तरह से इटली भी विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और देश नाम का कोई चीज नहीं था। सब एक दूसरे को ईर्ष्या या कहिए प्रतिशोध की दृष्टि से देखते थे। तो उसी क्रम में नेपोलियन बोनापार्ट ने अस्त्र शस्त्र तैयार किया, विभिन्न राज्यों को विश्वास में लिया और सभी राज्यों को आपस में मिलाने का कार्य किया और एक देश बनाने का, जिससे इनका मंशा था कि सब मिल करके एक होवे और एक देश हो, उसका एक चुना राजा हो और उसके द्वारा शासन हो। ये जो है राष्ट्रवाद देश के प्रति भक्ति भावना को उजागर किया और इसे पुनर्जीवित करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसी के विरोध में देखो, ये हीरो है तो एक खलनायक भी आना चाहिए। तो एक इसका विरोध करने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट का विरोधी पैदा हुआ। वो दुनिया में राजतंत्र कायम करना चाहता था। उसका नाम था मेटरनिख। वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह चाहता था कि जैसे पहले चला आ रहा है, राजा राज्य करेगा, प्रजा को कोई अधिकार नहीं होगा, राजा को सभी अधिकार होगा। ये परंपरा जो पहले से चली आ रही है वही रहेगा
था, है और रहेगा। उसके विरोध में नेपोलियन बोनापार्ट चाहते थे कि आम जनता को अधिकार मिले, देश एक हो और एक संगठित रूप में दुनिया में सभी देशों का विकास हो। तो यही एक जोड़ना चाहते थे नेपोलियन बोनापार्ट, और मेटरनिख उसे मिटा देना चाहते थे, माने तोड़ देना चाहते। यही जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, जिसमें कई महापुरुष आए, सब लोगों ने जोड़ने में सहयोग दिया, लेकिन प्रारंभ में पता है असामाजिक तत्व के पक्षधर तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले मेटरनिख बहुत दिनों तक कहिए सच्चाई को दबाने का प्रयास किया, एकता को तोड़ने का काम किया, आम जनता के अधिकार को छीनने का काम किया, लेकिन अंत में सत्य का विजय हुआ। ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रन, कहा भी जाता है सत्य की विजय अंत में होती है। तो अंत में हो गया। अब देखो क्या कहानी चल रही है। नेपोलियन ने इटली जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, माने आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई। देखो कहानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने बुद्धि, विवेक और शक्ति के बदौलत इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में एकता कायम करने का काम किया, राष्ट्रवाद की भावना का शुभारंभ किया, उसका जो है विकास करने का भी कार्य किया, और सभी जनता को आपस में जोड़ करके एक राष्ट्र बनाने का काम किया। लेकिन इस क्रम में उसे पूरी सफलता नहीं मिल पाई। वह संघर्ष करते रहे, कई देश को एकत्रित किया, कुछ बाकी रहा, लेकिन उसकी इस मंशा को तोड़ने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में कहिए बदमाशों का एक सम्मेलन हुआ, और उसके नेता बने मेटरनिख। कहिए मेटरनिख के नेतृत्व में नेपोलियन के विरुद्ध, नेपोलियन जो अमन चैन शांति बहाल किया, आम जनता को जोड़ने का काम किया, उसको ढाह करके पुनः राज सत्ता कायम करने के लिए, राजा को अधिक अधिकार देने के लिए फिर से प्रयास किया, माने तोड़ा, जिसका उद्देश्य माने ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन ने युद्धों और विजयों से अस्त व्यस्त कर दिया था। मतलब उसको सभी पुरानी परंपरा को, राजा के अधिकारों को समाप्त कर दिया था और सभी आम जनता को एकत्रित करके राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया था। उस सब को धाराशाही करके और पुनः राजतंत्र, क्रूर राजतंत्र कहिए, कायम करने का मुख्य उद्देश्य बनाया मेटरनिख।
उसने जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को प्रभावित करने वाले नए तत्वों के रूप में जब उभर रही थी, तो उभरते ताकत को मेटरनिख ने कुचल दिया। इसके लिए 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया, जो उस सम्मेलन के द्वारा न केवल सभी देशों की एकता और एकता को तोड़ दिया, बल्कि पूर्व का राज्य कायम किया। जैसे पहले था राजा का अधिकार बेहद और प्रजा का कोई अधिकार नहीं, प्रजा राजा का राज के हाथ का खिलौना होता था, वो जैसे चाहे वैसे यूज करता था। तो वही व्यवस्था, मतलब पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया और नई व्यवस्था को ढा दिया, जिसे नेपोलियन ने बनाया था। अतः ऐसा कहा जाता है कि वियना सम्मेलन के माध्यम से, वियना सम्मेलन बुलाया, उसमें सभी बदमाशों का कहिए मीटिंग किया, और मेटरनिख वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत कर दिया, जिसे इतिहास में मेटरनिख युग की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात मेटरनिख ने नेपोलियन के जो कार्य थे, संगठन का कार्य, एकता का कार्य, मिलाने का कार्य, कहिए जोड़ने का कार्य, उसको इन्होंने तोड़ दिया। तो नेपोलियन जोड़ने का काम करता था और मेटरनिख मिटाने का काम करता था। यही की लड़ाई है। अर्थात नेपोलियन सभी राज्यों को आपस में जोड़कर एक स्वतंत्र देश का रूपरेखा तैयार करना चाहता था, और हर एक देश में, और उसके विपरीत ये मेटरनिख सभी देश की एकता, सभी देश के राज्यों को आपस में तोड़कर और अपने अपने आदमी को वहाँ राजा बनाने का काम करता था, प्रजा के अधिकारों को छीनने का काम करता था। उनका मानना था कि राजा ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है। तो इस तरह से नेपोलियन के कार्य को मेटरनिख मिटाकर इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए कई राज्यों को विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश ब्रोवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। मतलब अपना जो राइट हैंड साइड होता है, उस सब आदमी को बैठा देता था, छोटा छोटा राज्य हो या बड़ा बड़ा सब जगह। इससे जो है पूरे देश में, यूरोप के विभिन्न देशों में मेटरनिख का आधिपत्य हो गया, माने अधिकार हो गया, और इसका आदमी विभिन्न राज्यों में आम जनता पर तरह तरह का अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। आम जनता का शोषण करना प्रारंभ किया और अपना पोषण करने लगा। लेकिन आम जनता के मन में यह भाव भर गया कि नेपोलियन जो रास्ता दिखाया था, राष्ट्रवाद का रास्ता, एकता का रास्ता, एक देश की एकता का रास्ता, देश के प्रति समर्पण का भाव, देशभक्ति का भाव जो पैदा किया, वही सही था। इसमें हम लोगों के विकास की बात नहीं होती, केवल शोषण होता है, केवल राजा और राजा के लोगों का पोषण होता है। ये भाव था, आम जनता में पैदा हो गई, जिसे
मेटरनिक ने कुचल दिया, मतलब दबा दिया। वियना सम्मेलन के द्वारा उन्होंने विभिन्न राज्यों को तोड़ दिया और तोड़ करके अपना कहिए कि राज्य, क्रूरता का राज्य कायम किया। ऐसा करने से सबसे पहले फ्रांस में परिवर्तन हुआ। 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक संवैधानिक घोषणा पत्र तैयार किया गया। चार्ल्स टेन के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में सामने आया, जिसे भारतीय इतिहास में जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। चार्ल्स टेन, अब जानिए वहाँ एक परिवर्तन हुआ फ्रांस में, और उसी परिवर्तन से दुनिया को शिक्षा मिला। हर देश में वहाँ का उदाहरण दिया जाने लगा। फ्रांस में ऐसे हो रहा है, फ्रांस में जनता को अधिकार मिल रहा, फ्रांस में जो है राजा कमज़ोर होता जा रहा है, इसका फ़ायदा आम जनता को मिल रहा, तो ऐसा क्यों नहीं मेरे देश में हो। तो यही मांग हर जगह हुई। तो जानिए कि 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति कैसे हुई, किस कारण से हुई। तो आप सीधा जानेंगे कि फ्रांस में 1830 ईस्वी में चार्ल्स टेन राजा था। चार्ल्स टेन नाम है, चार्ल्स टेन राजा था। वह बड़ा निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र की भावनाओं को दबाने का कार्य किया। चार्ल्स टेन को आभास हो गया कि अगर इटली में इसी तरह से, फ्रांस में अगर इसी तरह से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जाएगी, आम जनता संगठित होते जाएंगे, तो राजतंत्र कायम नहीं रह सकता है। एक न एक दिन ये लोग राजा को उखाड़ कर फेंक देगा। इस डर से उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में, वो लोकतंत्र को देखना नहीं चाहता था। जो अभी लोकतंत्र है, पता है इंडिया में लोकतंत्र है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं अंग्रेजी में। और हमारे राजनीतिक विचारक ने इसको परिभाषा दिया कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। अर्थात लोकतंत्र या कहिए जनतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता ही सर्वे सर्वा होती है। इसमें शासन जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाता है। ऑल इन ऑल इसमें जनता ही होती है। तो इसका वो विरोध करते थे। कौन? चार्ल्स टेन। वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस में लोकतंत्र बहाल हो। इसके लिए उन्होंने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। और पोलिगनेक एक ऐसा शासक था जिन्होंने प्रजातंत्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वह फ्रांस का प्रधानमंत्री बनते ही उदारवादियों को कुचलने का प्रयास किया। उदारवादी उसको कहते हैं जो प्रजातंत्र चाहते, जो सरलता चाहते, जनता का अधिकार
दिलाना चाहते हैं। उन सभी लोगों को के विरुद्ध जो है ज़बरदस्त नीतियां अपनाई, कड़ी नीतियां लाई और जिसके कारण उदारवादियों के हृदय में, आम जनता के हृदय में चार्ल्स टेन के विरुद्ध असंतोष की भावना पैदा हुई। चार्ल्स टेन ने इस विरोध को की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 कानून बनाया और बना करके उदारवादियों के गला घोंटने का प्रयास किया। इस कानून के विरोध में फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्रांति की लहर फैल गई। फ्रांस में 1830 ईस्वी में गृहयुद्ध हो गया, अर्थात चार्ल्स टेन के इशारे पर पोलिग्नेग ने जो कानून बनाया, उस कानून के द्वारा मानो आम जनता का सारा अधिकार छीन लिया गया, जिससे आम जनता के बीच भारी असंतोष की भावना बढ़ गई और 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया। शब्द है गृहयुद्ध। गृहयुद्ध के मतलब घर में ही युद्ध हो गया, अर्थात देश के अंदर अगर जनता आपस में लड़ती है, राज्य अलग मतलब राजा अलग और प्रजा अलग, या एक राज्य से दूसरा राज्य लड़ता, तो इसको गृहयुद्ध कहा जाता है। अर्थात घर में ही युद्ध हो, देश हम लोगों का घर, इस घर में लड़ाई हम लोग आपस में करेंगे तो इसको कहा जाता है गृहयुद्ध। और एक देश से दूसरा देश युद्ध होता है, विश्व युद्ध हो जाता है, वो अलग है। तो ये देखिए 1830 ईस्वी में गृहयुद्ध हो गया, जिसको 1830 की क्रांति कहते हैं। 1830 की क्रांति, इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांसीसी जनता को बड़ी सफलता मिली। आम जनता को अधिकार दिया गया। चार्ल्स टेन फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया और इस तरह से फ्रांस में ब्रोवंश का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रोवंश के स्थान पर एक वंश है ब्रोवंश, तो उस वंश के स्थान पर अल्सेशियन वंश को गद्दी सौंपी गई। देखो लोग कितना सरल थे, एक वंश वाले समाप्त हो गए तो आम जनता विश्वास किया कि दूसरा वंश वाला हम लोगों को अच्छा शासन देगा। स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं हुई, बल्कि एक वंश की समाप्ति कर दी गई और आम जनता को विश्वास हो गया कि दूसरा वंश वाला आएगा तो हम लोगों का बहुत विकास होगा। इस विश्वास को लेकर के जब ब्रोवंश की समाप्ति हो गई फ्रांस में, तो अल्सेशियन वंश वहाँ आए। इस वंश के शासक लुई फिलिप थे। वे उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। उसको 3 वर्ग का समर्थन था। उदारवादी इतना थे, उदार के मतलब सरल प्रकृति के लोग, सरल सीधे विचार के व्यक्ति। उसकी नीतियाँ उदारवादी के पक्ष में हुई तो उदारवादी भी उसके पास साथ हो गए, पत्रकार उसके साथ रहे और पेरिस की जनता के समर्थन से वह वहाँ पुनः अपना राज्य कायम किया। उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त थी, इसलिए
वह वहाँ शासन बहुत दिनों तक किया। 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में कट्टर राजवादियों का प्रभाव कम हो गया। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रदाय के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया, वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, मतलब देखा देखी हर एक देश में पड़ा। फ्रांस में इससे कुछ जनता को अधिकार मिला, जिसके कारण यूरोप के विभिन्न देशों में आवाज़ उठने लगी कि फ्रांस की तरह हम लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। देखिए भाई, दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई अच्छी घटना होती है तो उसका अवलोकन अन्य देश भी करते हैं। तो यही हुआ, मानो वहाँ की जनता को अधिकार मिला तो दूसरे यूरोप के अन्य देशों में जो जनता थी उन लोगों ने भी फ्रांसीसी जनता का अनुकरण किया और अपने राजा के विरोध करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो लोग सीख गया कि फ्रांस की जनता जब इस तरह से अपना अधिकार ले सकती है तो हम क्यों नहीं, हम पीछे कैसे रहे। तो हर एक देश में राजा का विरोध होने लगा और प्रजा अपने अधिकार के लिए पहली बार लड़ने लगी, क्योंकि जनता को ये भी पता नहीं था कि अधिकार हम लोगों का भी और इसके लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि अधिकार लड़ने से ही मिलता है, अधिकार हाथ पसारने से नहीं मिलता। उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जब 1830 की क्रांति सफल हुई तो इससे आम जनता में राष्ट्रवाद की भावना का और अधिक विकास हुआ। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ। यूनान, पोलैंड, हंगरी में भी तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के भाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति हो गई, जिसको 1848 की क्रांति का। अब यहाँ सवाल उठता है कि 1830 में जो क्रांति हुई फ्रांस में, तो 1848 में 30, 10, 40, 8, 48 मतलब 18 बरस के बाद वहाँ फिर क्रांति हो गई। क्यों हुई ये जानना बहुत जरूरी है। देखो भाई, 1800 क्रांति के बाद जब वहाँ आर्लसेंस वंश का शासन चला तो लुई फिलिप वहाँ का शासक बना था। लुई फिलिप आम जनता के प्रति अच्छा काम कर रहे, उदारवादी के पक्षधर थे, इसलिए वो अपना राज्य चलाते रहे, जनता खुश हुई। लेकिन बहुत खराब सब 18 बरस, याद रखिए 1830 से लेकर के वो 1848 ईस्वी तक 18 बरस जब उन्होंने शासन किया तो उसे आभास हो गया कि अब हमको कोई उठा के बिग नहीं सकता है। इसलिए बड़े बड़े राजनीतिक बोलते थे उस बात पर कि कोई राजा आता है तो मानो सांप का सपोला बन के आता, छोटा, और वो जो है माने डसता कम है और धीरे धीरे वो बढ़ करके भयंकर हो जाता है, बहादुर। तो फिर लगता है कि हमको को उठा के बिग नहीं सकता है, अब हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो 18 बरस रहने के बाद उसके मन में
दुर्भावना भर गई और जनता पर वह भी पहले तरह चार्ल्स टेन की तरह अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो इसको भी जनता बर्दाश्त नहीं की। जनता एक ताकत है, जनता एक शक्ति है, जनता एक कहीं ऐसा तूफान है जिसको एकता बना करके कभी भी जड़ से उखाड़ सकता है। तो इस तरह की वहाँ लड़ाई चली। अब चलिए कहानी कि 1848 में क्रांति कैसे हुई। चलो 1848 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। वह बड़ा उदारवादी था, परंतु बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत ऊंचा विचार रखता था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक नीति लाया 1848 में, जिसको इतिहास में स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति कहा जाता है। इस नीति के द्वारा 1840 ईस्वी में लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। का ही प्रधानमंत्री रहे, पावर था उस समय, किसी को भी बना सकता। प्रधानमंत्री नियुक्त किया, परंतु गीजो बड़ा कट्टर राजा था, प्रतिक्रियावादी था, रिएक्शनेबल था, अर्थात प्रतिशोध में लेता था हर चीज को। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। अर्थात फ्रांस में वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हमारे पूर्वज जैसे करते थे वही परंपरा हम फिर कायम करेंगे। अर्थात जिसमें राजा सर्वे सर्वा होता, प्रजा कुछ हो ही नहीं। प्रजा तो राजा के सेवक होता है, जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। तो ऐसा वो भावना जो पहले थी उसे उतारना चाहते थे। कौन उतारना चाहते थे भाई? तो गीजो कौन था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। उसे प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? तो लुई फिलिप ने किया था।